आदाब दोस्तों, मैं हूँ गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। पहलगाम का जो हमला हुआ है, उसकी वजह से इंडिया में वायलेंस जो बढ़ रहा है, स्पेशली जो इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके खिलाफ और न्यूज़ ऐसी आ रही हैं कि कभी किसी को मारा जा रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है। उसके अलावा गोदी मीडिया जो है वो फुल प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि तारीख समझे बगैर किसी भी चीज़ को देखना असल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आमतौर पे वही लोग नफ़रत के एक्सट्रीम्स पे जाते हैं जो कि तारीख को नहीं पढ़ते। मेरे ख़्याल में तारीख जानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तारीख जाने बगैर भी इंसान रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि जो शख्स तारीख से सबक नहीं सीख सकता वो वही गलतियाँ दोबारा करता है जो पहले हुई होती हैं। और इंडिया पाकिस्तान की जो तारीख है या दुनिया की जो वैसे तारीख है, उसे देखने के बाद ही हम ये जान सकते हैं कि जो हो रहा है वो क्या हुआ है। उन लोगों ने लोगों का खतना चेक किया या चेक किया कि लोग सर्कमसाइज्ड थे कि नहीं। तो इसे सिर्फ और सिर्फ बनु कुरैज़ा के वाक़ये से जोड़ा जा रहा है। बहुत सारे गोदी मीडिया के लोग और गोदी एक्स मुस्लिम्स जो हैं, जो वो भी हैं, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मेरा अपने इन सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी-सी तारीफ़ पढ़ें और मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा तारीख से को देखें और कुछ सीखने की कोशिश करें। तो आज हम ये देखेंगे कि तारीख में सर्कमसिजन चेक करके लोगों को मारने का रिवाज कितना पुराना है। सब कॉन्टिनेंट में ये कब से है और उससे पहले कहाँ और किस तरह से इसे प्रैक्टिस किया जाता रहा और किन लोगों को मारा जाता रहा। तो इस चीज़ को देखेंगे। एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन मैंने तैयार की है जिसमें आपको कुछ रेफ़रेंसेस दिखाऊँगा जो कि प्रॉपर रेफरेंसेस हैं, ताकि आप लोगों को इस बात का अंदाजा हो कि ऐसा जिंदगी में, ऐसा तारीख में या हिस्ट्री में पहले कब कब हो चुका है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के वक्त पे लोगों को नंगा करके, उनकी शलवारें उतार के, उनके तहबंद खुलवा के, धोतियां उतरवा के सर्कमसीजन चेक की जाती थी और उसके बाद डिसाइड किया जाता था कि उनको मारा जाएगा कि नहीं। और कौन ये करता था, ये बात भी आपको ज़रूर बताएँगे और कैसे किया जाता था और कौन-कौन इसका शिकार रहा, ये आपको बताएँगे। मगर इसकी तारीख़ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ही शुरू नहीं होती, ये इससे बहुत पुरानी है। जैसे कि एक सिंपल बात है कि जैसे लेनर्ड बी ग्लिक ने अपनी किताब मार्क्ड इन फ्लेश, जो कि है ही इसी टॉपिक पे है कि सर्कमसिजन को कैसे यहूदियों के खिलाफ यूज़ किया जाता था ग्रेको रोमन दुनिया के अंदर। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा था कि circumcision served as a unmistakable mark of Jewishness in the Greco-Roman world. Jews were vulnerable to exposure and persecution based on physical sign of circumcision. तो यहूदियों की जो persecution होती थी वो की जाती थी और बहुत बार ये चेक किया जाता था कि उनका खतना हुआ है कि नहीं, और इसकी बेस पे उन्हें परसिक्यूट किया जाता था, कत्ल किया जाता था। मैथ्यू थीसन अपनी किताब कॉन्टेस्टिंग कन्वर्जन में लिखते हैं, जिसमें क्रिश्चियंस ने यहूदियों के खिलाफ सर्कमसिजन को यूज किया। इन द अर्ली क्रिश्चियन मूवमेंट डिबेट्स ओवर सर्कमसिजन वर नॉट जस्ट थियोलॉजिकल बट प्रैक्टिकल। Circumcision could be a death sentence under hostile regimes. Early Jewish Christians grappled with whether circumcision should be refrained at the risk of mortal danger. तो जब शुरू में क्रिश्चियनिटी थी तो क्रिश्चियन ये सोच रहे थे क्योंकि यहूदियों के खिलाफ हमेशा सर्कमसिजन को यूज किया जाता है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया जाता है इसकी बेस पे, तो क्या हमें ये करनी चाहिए या नहीं। और बाद में खुद ही क्रिश्चियंस ने पिछले 2000 साल यहूदियों के खिलाफ सर्कमसिजन को यूज करते हुए, ये देखते हुए कि वो सर्कमसाइज्ड हैं कि नहीं, उनको बहुत बार मारा। जितनी बार भी, चाहे स्पेनिश इंक्विजिशन हुई, चाहे जब भी जो कुछ भी हुआ, हर बार यहूदियों को आइडेंटिफाई करने के लिए सर्कमसिजन को एज ए टूल इस्तेमाल किया गया और उसके बाद यहूदियों को उसकी बेस पे मारा गया। फिर एस.जे.डी. कोहेन कहते हैं, दोज हु से दे आर जूज एंड आर नॉट in antiquity circumcised marked the Jewish body. Roman authorities and hostile populations could and did use physical inspections to identify and punish Jews.
तो ये यहूदियों के खिलाफ भी यूज होती आई। रोमी करते थे, यूनानी करते थे और बाद अज़ां क्रिश्चियन भी करते थे। फिर इससे अगली बात लेनर्ड बी ग्लिक ने मार्क्ड इन फ्लैश में लिखा, सर्कमसिजन फ्रॉम एंशिएंट जुडेया टू मॉडर्न अमेरिका, इस किताब का पूरा नाम है। ठीक है। अ पीनस शीथ्ड इन एन intact foreskin was an acceptable sign, but a circumcised penis identified the bearer as a Jew, marking him for death. तो ये बेसिकली ये जो है ये हॉलोकास्ट के वक्त की बात है यहाँ पे हो रही, क्योंकि यहूदियों को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कोई कहता था कि मैं यहूदी नहीं हूं, तो नाजीज या उनके सपोर्टर्स जो कि जूस से नफरत करते थे, वो हमेशा यहूदियों को नंगा करके चेक करते थे कि किस तरह से, क्या ये सर्कमसाइज्ड हैं कि नहीं। अगर वो सर्कमसाइज्ड होते थे तो उन्हें मारा जाता था। 1947 की पार्टीशन में जो कम्युनल वायलेंस हुआ, उसमें मर्दों की शलवारें उतार के चेक करना या उनकी धोतियां खोल के चेक करना बहुत आम सी बात थी, और इसकी बेस पे बहुत से हिंदू और मुसलमान कत्ल हुए थे। ठीक है। तो अगर कोई आपको ये कहे कि सिर्फ मुसलमानों में ही इस बात की रवायत है कि वो किसी को नंगा करके चेक करते हैं कि वो सर्कमसाइज्ड है कि नहीं और उसके बाद मारते हैं लोगों को, तो बहुत से हमारे ऐसे दोस्त जो समझ रहे हैं कि इस बात का ताल्लुक सिर्फ इस्लाम से है, तो वो इस बात की तारीख को अच्छे तरीके से जान लें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने ही तारीख में ऐसा किया है। तो इसलिए आप ये मत समझें कि जो अभी हुआ है उसकी सजा आप अपने यहाँ रहने वाली मुसलमान माइनॉरिटी को देंगे, क्योंकि अगर आप देखें और से, तो ये बात याद रखिएगा, जब डिवीजन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो बहुत से लोगों ने कम्युनल वायलेंस के अंदर अपना हिस्सा डाला था, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों ने कभी भी उन लोगों को सजा नहीं दी। तो ये बात याद रखिए कि जब हमारे मुल्क बने थे, तब ही से हमारी पॉपुलेशन के अंदर कातलों का एक ऐसा झुंड मौजूद था जिसने कई मिलियन लोगों को मारा था दोनों तरफ। इस शायद ये भी एक सजा है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटीज अच्छे तरीके से आगे नहीं चल सकी, क्योंकि जब आपके अंदर इतने बड़े नंबर में सफाक और कातिल और रेपिस्ट लोग मौजूद हों, तो फिर प्रॉब्लम्स तो फिर होंगे ना। और ये मत कहिएगा कि ऐसे लोग सिर्फ पाकिस्तान में थे या हिंदुस्तान में थे। अगर पाकिस्तानी देख रहे हैं, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि वो रेपिस्ट सिर्फ हिंदू थे या सिख थे, और अगर हिंदुस्तानी देख रहे हैं, भारतीय देख रहे हैं, तो आप भी मत समझिएगा कि वो सिर्फ मुसलमान थे। नहीं, बॉर्डर के इस पार पाकिस्तानी कर रहे थे या मुसलमान कर रहे थे, तो बॉर्डर के उस पार सिख और हिंदू कर रहे थे। जाने वाले, हिजरत करने वाले माइग्रेंट्स को, जिनको जबरदस्ती अपने घरों से निकाला गया था, उन सो को लूटा भी जा रहा था, उनकी बेटियों के, उनकी माओं के, उनकी बहनों के रेप भी किए जा रहे थे, मर्दों को भी मारा जा रहा था। ऐसी भी टेस्टिमनीज हैं कि किसी मर्द को देखा है, उसको नंगा करके देखा है, वो बेचारा सरकमसाइज था और उसको उधर ही मार दिया गया। ये भी मैं आपको सर आगे दिखाऊंगा। स्ट्रिपिंग एंड सर्कमसिजन चेक्स, लाइफ एंड डेथ डिसीजंस इसके बारे में की जाती थी। किसी को नाम भी नहीं पूछते थे और देखते थे कि खतना हुआ है तो उधर ही मार देते थे। इयान टालबर्ट ने 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा है, मार्कर्स ऑफ रिलीजियस अफिलिएशन सच एज सर्कमसिजन, बियर्ड्स एंड सेक्रेड थ्रेड्स। अब सर्कमसिजन मुसलमानों को चेक करने के लिए, बियर्ड्स सिखों पे और मुसलमानों दोनों पे अप्लाई हो सकती है, और धागा जो ब्राह्मण बांधते थे, ये सब के सब वो साइंस थे जिन के ऊपर आपको मारा जा सकता था। मगर सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन असल में सर्कमसिजन ही की थी। क्यों? उसकी एक बड़ी आसान सी बात है कि कोई अपना धागा उतार सकता है, कोई अपनी दाढ़ी काट सकता है, मगर कोई भी अपनी सर्कमसिजन और अनसर्कमसाइज्ड को चेंज नहीं कर सकता। इसलिए जो एक सिंपल डेफिनेट डेथ सेंटेंस जिस चीज पे होती थी, वो क्या थी कि कोई सर्कमसाइज्ड है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। मैन वर ऑफन स्ट्रिप्ड, बहुत बार आदमियों को नंगा किया जाता था, एंड इंस्पेक्टेड, और उनको देखा जाता था फॉर सर्कमसिजन टू डिटरमिन देयर रिलीजन बिफोर बीइंग किल्ड। और जब ये देख लिया जाता था कि वो सर्कमसाइज्ड हैं कि नहीं, तो उसके बाद उन बेचारों को मार दिया जाता था। ठीक है, दोनों केसेस में। स्कॉलरली कोर्ट्स फिर अनिंद्या
राय चौधरी ने क्या कहा, अ सर्टेन टेरर, इनका एक ऐसे है, उसमें द सर्कमस्टाइज्ड बॉडी ऑफ अ मुस्लिम मेल बिकेम अ साइट of terror and identification in violent conflicts of partition. The act of forcing men to strip in public and prove religious affiliation was a recurring form of violence. तो जो मुसलमान मर्द था, जो circumcised होता था, उसको जब नंगा करके देख लिया जाता था तो उसे मार दिया जाता था। ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या है, फिर रीता मोहन राम ने क्या कहा, द पार्टीशन री इंस्क्राइब्ड, ये क्या है, रीता मोहन राम की ने लिखा था सेक्सुअलिटी आफ्टर पार्टीशन में, द पार्टीशन री इंस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज ऑन टू द बॉडी, यानी कि किसका जिस्म कैसा होता है ये चेक करने के लिए पार्टीशन बहुत, मतलब ये बता दिया कि मुसलमान सर्कमसाइज होते हैं और नॉन मुस्लिम सर्कमसाइज नहीं होते। सर्कमसिजन और इट्स एब्सेंस रेंडर्ड हिंदू, मुस्लिम एंड सिख बॉडीज legible and vulnerable to instant often fatal judgments. तो क्या होता था कि सर्कमसिजन के साथ ये देखा जाता था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है या कौन सिख है, और उसके बाद उनको मार दिया जाता था और वायलेंस होता था इस बात के ऊपर। हिंदू ये चेक करते थे कि खतरा हुआ है कि नहीं, मुसलमान ये चेक करते थे कि खतरा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वो मार देते थे, अगर हुआ है तो दूसरे मार देते थे। यहाँ पे पूर्णिमा रॉय दुबे ने लिखा, मैन कंपेल्ड टू एक्सपोज देमसेल्व्स, बॉडीली एग्जामिनेशन डिसाइडेड लाइफ और डेथ। तो ये देखा जाता था कि कौन किसको, बंदे को नंगा करके देखा जाता था, और जब पता चलता था कि वो मुसलमान है या हिंदू तो उसे मार दिया जाता था। आगे फौजिया सईदा और दानिश अख्तर क्या लिखते हैं, मॉब्स यूज्ड सर्कमसिजन एज अ डेथ टेस्ट। तो जब किसी को देखा जाता था कि खतरा हुआ है या नहीं तो उसकी बेस पे उसको मार दिया जाता था। ठीक है, उर्वशी बुटेला ने अपनी किताब में क्या लिखा, कुलवंत सिंह का एक जो है वो एक टेस्टिमोनियल है जो उन्होंने देखा था कि क्या कौन लोग मार रहे थे किसको। कुलवंत सिंह जो है ये सिख थे। ठीक है, वी वर स्टॉप्ड बाय अ मॉब फोर्स टू स्ट्रिप, हमें एक हजूम ने रोका, उन्होंने हमें देखा नंगा करके। Those circumcised were slaughtered on the spot, और जिनका खतना हुआ था, जो खतना शुदा थे, उनको उसी जगह पे मार दिया गया। ठीक है, बॉर्डर्स और बाउंड्रीज के अंदर एक एनोनिमस सर्वाइवर ने क्या लिखा, क्या बोला, दे स्टॉप ट्रेन्स, लाइंड अप मैन, मेड देम ड्रॉप ट्राउजर्स, कि वो क्या करते थे, ट्रेनों को रोकते थे, मर्दों को एक लाइन में खड़ा करते थे, उनसे उनकी शलवारें उतरवाते थे या पैंटें उतरवाते थे या धोतियां उतरवाते थे। सर्कमसाइज्ड वर पुल्ड आउट एंड किल्ड, वो क्या करते थे, जिनका खतरा हुआ होता था उन्हें निकाल के साइड पे मार देते थे। फिर डेविड मैकमैनिमन ने क्या लिखा, एंग्लो इंडियन सर्वाइवल रिकलेक्शन, तो कुक पुल्ड ऑफ द ट्रेन, स्ट्रिप्ड नॉट सर्कमसाइज्ड सो ही लिव। ठीक है, तो ये कोई माइग्रेंट्स थे, इनका कुक था, उसको ट्रेन से उतारा गया, उसको नंगा किया गया, और जब उसे देखा तो वो सर्कमसाइज नहीं था, खतना नहीं हुआ था इसका, इसलिए उसे छोड़ दिया गया और बाकी लोग मर रहे थे। ठीक है, फिर क्या है, तरुण सेठ ने कहा, स्ट्रिपिंग टू प्रूफ आइडेंटिटी, 1947 पार्टीशन आर्काइव में क्या है, योर प्राइवेट पार्ट्स वर योर डेथ वारंट। तो इंडिया और पाकिस्तान में क्या था कि अगर आप खतना आपका हुआ था या नहीं हुआ था, ये डेथ वारंट होता था जो ये बताता था कि आप मरेंगे या जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, रिलीजियस मार्कर्स जिनसे पता लगता था कि कोई हिंदू है या मुसलमान, उनकी बेस पे लोगों को मारा जाता था। सर्वाइवर्स की जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो हमें ये बताते हैं उनकी गवाहियां कि ये क्या होता था। ठीक है, और ये एक हिस्टोरिकल ट्रुथ है कि हमारी इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन में हमेशा लोगों की शलवारें उतार के ये देखा गया है कि वो सर्कमसाइज्ड हैं कि नहीं और उन्हें मारा गया। मगर ये मत समझें कि इसका ताल्लुक सिर्फ इस्लाम से है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि यहूदियों को क्रिश्चियनिटी के आने से पहले ग्रीको रोमन वर्ल्ड में यही चीज फेस करना पड़ती थी।
फिर क्रिश्चियंस के दौर में उनको ये फेस करना पड़ी। बेशुमार लिटरेचर इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा जिसमें यहूदियों को यूरोपियंस ने हॉलोकास्ट के वक्त, स्पेनिश इंक्विजिशन के वक्त और बहुत सारे जूइश पोग्राम्स जो जूस जूस की परसिक्यूशन की जाती रही थी थ्रू आउट हिस्ट्री, बार बार मर्दों को नंगा करके चेक किया जाता रहा कि वो सरकमसाइज्ड हैं कि नहीं, और उसके बाद उनको मारा जाता रहा। तो जो अभी पहलगाम में हुआ है, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि सिर्फ इस्लाम ऐसा करता है, मगर मैं तो बारहा ये कहता हूँ कि मज़हब कोई भी हो, लोग कैसे भी हों, जब वो वायलेंस पे राज़ी हो जाएं तो फिर वायलेंस की जो स्ट्रेटजी है वो हर मज़हब ही अपना लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अपनाते। ये जो मैंने आपके सामने अभी लोगों की गवाहियाँ रखी हैं, ये क्या सिर्फ मुसलमान लोगों की शलवारें उतार के चेक कर रहे थे? नहीं, ये हिंदू और सिख भी करते आए हैं हिस्ट्री में, ये क्रिश्चियंस भी करते आए हैं। और ऐसा नहीं है कि यहूदियों ने भी कभी ऐसा नहीं किया होगा, किसी ना किसी मौके पे शायद उन्होंने भी किया हो। हाँ, मगर क्योंकि वो माइनॉरिटी और ज़्यादा पिसे हुए लोग हैं तो वो हिस्ट्री में इस चीज़ का शिकार ज़्यादा रहे, ठीक है? तो एक सिंपल बात है कि खतना चेक करके मारने की जो ये रवायत है, अगर आप ये समझें कि इस्लाम ही ये सिखाता है या इस्लाम का ही ये है, नहीं, तो नहीं। तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि खतना चेक करने करके मारने वाले जो हैं वो सिर्फ मुसलमान ही हैं, तो फिर आप हमें बताएं कि बंटवारे के वक़्त हिंदू क्यों ऐसा कर रहे थे? मुसलमान भी कर रहे थे, हिंदू भी कर रहे थे और सिख्स भी कर रहे थे। और कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ये कहेगा कि हिंदुओं ने और सिखों ने कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने भी किया। तो फिर ये समझना, हम ये भी जानते हैं कि जब पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में सारा का सारा ब्लडशेड मचा रखा था, तो तब वो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वही कर रहे थे। तो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री इस मामले में बहुत पुरानी है। मैं एक पहले भी पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था, पिछली वीडियो में असल में मुझसे गलती हो गई थी। तो मैंने ये कहा कि इसको एपीएस पेशावर के बाद ऐसा होना था। उस वक़्त मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी, मगर बाद में मैंने खुद ही सोचा कि यार मेरे से गलती हो गई है। तो मुझे इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा कि ये एपीएस पेशावर में जो एक चीज़ चेक की गई थी कि बच्चों के प्यूबिक हेयर निकले हैं कि नहीं, वो एक और तरह की चीज़ थी। मगर ये चेक करना कि क्या कोई सर्कमसाइज़्ड है या नहीं और उसके बाद उसको मारना, ये जो चीज़ है, ये इंडिया पाकिस्तान की रवायत है, ये सब कॉन्टिनेंट की रवायत है और ये कावर्डिस की एक बहुत बड़ी निशानी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जंगों में जब लोग जीत जाया करते थे ना, या आज भी जब जीत जाते हैं, तो भागने वालों को ऑर्डर हो जाता है कि नहीं मारना। जो लोग बँटवारे के वक़्त अपनी जानें बचा के जा रहे थे, तो उनको मारने वाले क्या आप समझते हैं कि वो किस कदर कावर्ड और नफ़रत से भरे हुए लोग होंगे कि उन्होंने किसी को जाने नहीं दिया बल्कि मारते रहे? क्यों? उसकी कुछ वजूहात होती हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये क्योंकि एक साइड से मार रहे थे और दूसरी साइड से मार रहे थे, नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, कत्ल करके या किसी को मार के मज़ा लेने वाले सोशियोपैथ्स जो है ना, वो सोसाइटी में इतने नहीं होते, जितना बँटवारे के वक़्त दिखाई दिया था। एक परसेंटेज उनका होता है, सोशियोपैथ वो होता है या साइकोपैथ वो होता है, सॉरी, अ, साइकोपैथ्स जिनको दूसरे की फीलिंग या दूसरे का दर्द समझ नहीं आता। मसला ये है कि उस टाइम जो लोग भाग-भाग के जा रहे थे, उनके पास अपनी पूरी लाइफ की कुछ पोर्शन होता था दौलत, अपना ज़ेवर लोग साथ लेके भाग रहे थे। तो उनको मारा इसलिए जाता था कि उनको लूटा जाए। ऐसा नहीं होता था कि ट्रेन को जब किसी ने मार दिया तो ज़ेवर औरतों के उधर ही पड़े हैं, नहीं। उसी पार्टीशन के दौरान ऐसा होता रहा कि जब किसी औरत को मार लिया जाता था, तो उसके कानों से बालियाँ खींच के उतारी जाती थी। अगर हाथ से कड़ा नहीं उतर रहा सोने का, तो हाथ काट दिया जाता था। और ये कोई नहीं कह सकता कि ये बॉर्डर के एक तरफ होता था, ये दोनों तरफ होता था। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हमारी जो रवायत है वो बहुत बुरी है। असल में एक बात याद रखें, इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी की शायद कभी भी ना होती, अगर बलवा ना होता उस वक़्त। क्योंकि ये बात याद रखें, जो ज़ुल्म सह के दोनों बॉर्डर की तरफ गए थे, उन्होंने जो पिक्चर फिर जाके बताई, उससे ज़ाहिर-सी बात है कि वही रिज़ल्ट निकलना था जो निकला।
मगर मसला ये है कि बजाय कि उससे सबक सीखा जाता, कुछ भी ना हुआ कि दोनों मुल्कों में से किसी ने भी इस तरह के बलवे करने वालों को कोई खातिर ख़ास सज़ा नहीं दी। मैंने कहा ना कि कातिलों के झुंड और रेपिस्टों के झुंड हमारी पॉपुलेशंस के अंदर मौजूद रहे। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के लोग क्या, अगर उनका एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, मैं कहता हूँ 1% भी अगर आपकी पॉपुलेशन में मौजूद इस तरह के कातिल और रेपिस्ट हों, इस तरह के डाकू हों, तो आप क्या समझते हैं कि आप अच्छे मुल्क बना सकते हैं? हमने कभी भी इसके ऊपर आज तक लोगों को पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पकड़ना मुमकिन भी नहीं रहा, ये हम जानते हैं, मगर असल में नीयत भी नहीं थी। हम हमेशा एक तरफ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हाँ जी, हमारे मुसलमान लुटे-पुटे आए थे। हम ये कहते हैं कि हमारे हिंदू और सिख जो पाकिस्तान से माइग्रेट जिन्हें करना पड़ा, उनके साथ बहुत ज़ुल्म हुआ। ठीक है? और हम बॉर्डर पार के ज़ालिमों को हमेशा बुरा कहते हैं। मगर क्या हमने कभी सोचा कि हमारी तो अपनी सफ़ों में आपके दादे-नाने जो थे वही ये काम में शामिल रहे हों शायद। कभी किसी ने पूछा है? और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि गाँव में आगे-पीछे जगहों पे जिन जगहों में ये काम हुए थे, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ के लोग अपने गाँव में ये किस्से आज तक बताते हैं कि हम गए और वहाँ पे फलाँ को लूटा और फलाँ को मारा। एक एक हिंदू था उसको मार दिया, एक मुसलमान था उसको मार दिया। औरतों के रेप के किस्से, और जो उनकी औरतें छीन के लाई हुई वहीं पे रह रही हैं उन गाँवों में, बूढ़ी होके मर भी चुकी हैं। मगर हमने कभी भी इस तरह के कातिलों और इस तरह के लोगों को ख़त्म करने की या उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की या इवन बुरा समझने की कोई कैंपेन नहीं चलाई कभी भी। मगर रियलिटी ये है, ये बात याद रखें कि हमारे मुल्कों के बनने के साथ ही ऐसे क्रिमिनल हमारे मुल्कों में मौजूद थे जिनको कभी कोई सज़ा नहीं मिल पाई। शायद कोई इक्का-दुक्का कहीं होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने कभी सुना भी नहीं, ठीक है? मगर मेन बात क्या है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लुट के हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुँचे, वो रो-धो के बैठ गए, ठीक है? और वो जब बैठे वहाँ पे, तो उन लोगों के साथ जो बाद में होता रहा वो और मसले हैं। जो इंडिया गए उनके साथ जो होता रहा वो और मसले हैं। सब अपने-अपने किस्से सुनाते हैं, मगर कोई ये नहीं सोचता कि जो हिंदुस्तान से जाने वाले मुसलमानों को मार रहे थे, वो भी कातिल लुटेरे थे, वो भी दहशतगर्द थे, और जो उधर से आने वालों को मार रहे थे, वो भी ऐसे थे। जब आप ऐसे क्रिमिनल्स को अपनी पॉपुलेशन में रहने देते हैं, तो आप अच्छे मुल्क तो नहीं बना सकते, इसीलिए शायद हम नहीं बना सके। इसीलिए हमने ऐसे ह्यूमन डिसअपॉइंटमेंट के लिए कंट्रीज़ बनाए। तो ये बात याद रखें, वायलेंस जो है ना, जितना भी हो, चाहे जैसा भी हो, जैसी भी इंसानियत सोच हैवानियत पे मबनी बदले लिए जाएँ, उनका रिज़ल्ट एक जैसा ही निकलता है। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, वो अच्छा रिज़ल्ट कभी भी नहीं देगा। अलमिया ये है कि हम इन बातों को आज 1947 से 2015, हम अभी भी 80 साल होने में सिर्फ़ 1 साल बाकी है। हम अभी भी इन बातों को नहीं समझ पाए, और मुझे नहीं लगता कि अगले 25 साल जब ये 2 मुल्क 100-100 साल के हो जाएँगे, तब भी हम इन बातों को समझ पाए होंगे, तब भी हम पार्टीशन का सबक सीख पाए होंगे कि नहीं? नहीं। आज भी हम वही हेट मॉन्गरिंग, वार मॉन्गरिंग, आज भी हम वैसे ही कावर्ड्स के पीछे छुप रहे हैं, जैसे जिन्होंने पार्टीशन के दौरान बलवे किए थे। जिन्होंने दूसरी तरफ के लोगों को मार के पैसे कमाने हैं, वोट कमाने हैं, अपनी एक्सटेंशन लेनी है, वही डाकू आज भी हम पे राज कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारा अलमिया है। हम अमन और सुकून और सलामती से रहना नहीं चाहते। मेरी बातें शायद आपको बहुत बुरी लगी हों, जब मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो कि सिर्फ़ करंट इंसिडेंट के साथ इसे करके अपने मुल्क में नफ़रत फैलाने के लिए जवाज़ मुहैया करना चाहते हैं। इधर अर्नब गोस्वामी, गौरव आर्या और बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स भी, ठीक है? हिंदुस्तानी एक्स मुस्लिम्स भी, ये सारे गोदी एक्स मुस्लिम्स जो हैं, और बहुत सारे लोग ये इन सब बातों को सिर्फ़ एक एंगल आपको दिखाना चाहते हैं, दूसरी साइड का एंगल आपको नहीं दिखाना चाहते।
वो आपको ये तो बताना चाहते हैं कि पहलगाम बहुत बुरा हुआ, मगर वो खुद ही जाफर एक्सप्रेस पे ईद मना रहे थे, खुश हो रहे थे। उनके ख्याल में मोदी तो बहुत बुरा है, आसिम मुनीर अच्छा है। किसी के ज़हन में आसिम मुनीर अच्छा है, तो मोदी बुरा है। दूसरे के ज़हन में मोदी अच्छा है, तो आसिम मुनीर बुरा है। किसी के ज़हन में ये है कि हाँ, हम पानी रोकें, तो अच्छी बात है। रोक नहीं पाएँगे, मगर उसकी बात करके एक नया वायलेंस का रास्ता खोल रहे हैं। उनके ख्याल में आज मस्जिदों पे कब्ज़ा करना, मुसलमानों को टॉर्चर करना इंडिया में, कोई कहीं बेचारा कोई रेहड़ी लगा लेता है, कोई शरबत बेच रहा है, उसको मारना, आज इंसिडेंट हुआ है, ठीक है? ये एक बहुत अच्छी बात है। इस तरह के जानवर आपको और हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हैवान बनना सिखा सकते हैं, इंसान बनना नहीं। हिंदू ना बने, मुसलमान ना बने, सिख ना बने, क्रिश्चियन ना बने, बस मेरे भाइयों इंसान बन जाएँ और दूसरे को इंसान समझ लें। इतना काफ़ी है। फ्यूचर के लिए यही काफ़ी है। फ्यूचर में कोई मज़हब काम नहीं आना आपके। आपकी औलादों के ये काम नहीं आने मज़हब। आप अपनी औलादों की तरक्की में मज़हब के रोड़े अटका रहे हैं, चाहे मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों। ये सब वही है। आज हिंदुत्व भी उसी तरह से एक नफ़रत अंगेज़ आइडियोलॉजी बन चुकी है, जिस तरह इस्लामी दहशत पसंदी और दहशतगर्दी है। दलित्स के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ इंडिया में, मुसलमानों के साथ क्या हुआ है, वो हमारी आँखों के सामने है। तो मुबारक हो, पाकिस्तान तो एक मुसलमान पाकिस्तान था और आप भी एक हिंदू पाकिस्तान बनने की तरफ जा रहे हैं। अपने कदमों को रोकें, सोचने की कोशिश करें, आगे बढ़ने का अंदिया दें। डायलॉग के टेबल पे बैठे आपकी हुकूमत, अपनी हुकूमत से क्वेश्चन करें कि उनके फेलियर्स का जवाब कौन देगा? पाकिस्तान से भी जवाब लें और ज़रा अपनी हुकूमत और मोदी सरकार से भी पूछेंगे, आप जो फेलियर आपका है या आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम है, वो क्या है? हम तो अपनी गवर्नमेंट की मंजी के नीचे सोटा फेर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आपको बातें पसंद आई होंगी। अगर नहीं पसंद आई तो फिर भी सोचिएगा ज़रूर। मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखें। गुड नाइट। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मज़ीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।